Hello everyone, this is धनंजय सिंह। वेलकम टू द बेसिक ज्ञान सीरीज ऑफ आर्ट्स स्टडी में जी। इस सीरीज के आज के लेक्चर में हम लोग वो 8 कारण देखेंगे जिसकी वजह से नेपोलियन का पतन हो गया था, यानी कि नेपोलियन के पतन के कौन कौन से कारण थे उसको देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला कारण आता है टोटलिटेरियनिज्म, यानी कि अधिनायकवाद। नेपोलियन जब सत्ता में आया था तो उससे पहले वहाँ पे एक तरह से रिपब्लिकन गवर्नमेंट की स्थापना हो चुकी थी। भले वो पूर्णतः नहीं हो पाई थी या अच्छे स्तर पे नहीं हो पाई थी, लेकिन वहाँ पे लोगों ने एक गणतंत्रीय जो राज्य होता है उसका स्वाद लोगों ने चख लिया था। लेकिन नेपोलियन जब शासन करने आता है तो धीरे धीरे वो डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ने लगता है, तो सारी शक्ति को जो है अपने अंदर ले लेता है। अब जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी नेपोलियन के आने से पहले, तो वहाँ के लोगों को लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का जो नारा था उससे लोग अवगत हो चुके थे। तो लोगों को ये बातें अब अच्छी नहीं लगती थी, तो जिससे लोगों के अंदर क्या हुआ, असंतोष की भावना आई। इसके अलावा वहाँ पे प्रेस पे एक तरह से सेंसरशिप लगा दिया गया। प्रेस जो है सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं लिख सकती थी। विरोध कोई भी व्यक्ति अगर करता था नेपोलियन का, उसको सीधा बिना पूछे उठा करके जेल में डाल दिया जाता था। तो अधिनायकवाद नेपोलियन के पतन का एक कारण रहा। दूसरा कारण देखते हैं, राष्ट्रीयता का प्रसार। तो जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का नारा था वो बाकी के सारे देशों में, नेपोलियन जहाँ जहाँ युद्ध किया, जिसको जीता, तो धीरे धीरे ये पूरे यूरोप में इसका प्रसार हो गया था नेपोलियन के सैन्य अभियान के कारण, या जो नए नए स्टेट्स का उदय हुआ था तो उसके कारण ये राष्ट्रीयता का प्रसार बढ़ गया। अब नेपोलियन जब किसी देश पे आक्रमण करता था, उसको जीतने जाता था, तो वहाँ पे लोगों के अंदर राष्ट्रीयता का भाव बहुत ज़्यादा प्रबल हो गया था। तो नेपोलियन को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती थी, क्योंकि अगर कोई जनता ही जब कोऑपरेट नहीं करेगा तो उसको आप कब तक सैन्य बल से दबा करके रखोगे। जैसे आपका सैनिक वहाँ से हटेगा फिर लोग जो है रिवोल्ट कर देंगे। तो इस तरीके से राष्ट्रवाद का जो प्रसार था वो भी नेपोलियन के पतन का एक कारण बना। तीसरा कारण देखते हैं, फ्रांस का कमज़ोर नौसेना। तो फ्रांस का स्थलीय जो सेना था वो तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत था, लेकिन नौसेना बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, क्योंकि फ्रांस जो है शुरुआती समय से ही उस पर ध्यान नहीं दिया था, उसके डेवलपमेंट पे, जो भी नए टेक्नोलॉजीज आए थे उसको इम्प्लीमेंट करने में। और उस समय सबसे ज़्यादा ताकतवर नौसेना जो था वो इंग्लैंड का था, और फ्रांस का सबसे नंबर 1 जो शत्रु था वो भी इंग्लैंड था। इस तरह क्या हुआ, जब जब इंग्लैंड से युद्ध हुआ तो इंग्लैंड वैसे भी उसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन था और जो नेवी था उसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था। फ्रांस जब जब जल युद्ध किया इंग्लैंड से तब तब उसको हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा नेपोलियन एक कंटिनेंटल सिस्टम, यानी कि महाद्वीपीय व्यवस्था भी लाया था। उस महाद्वीपीय व्यवस्था के फेलियर का सबसे बड़ा रीजन भी फ्रांस का कमज़ोर नौसेना था, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाया कंडीशंस को उस समय में। चौथा कारण था परिवारवाद एवं भाई भतीजावाद। नेपोलियन ने क्या किया, अपने परिवार के सदस्यों को बड़ी संख्या में सत्ता का भागीदार बना दिया, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, जिनको उसने सत्ता दिया उन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया। वे लोग उस पद के लायक नहीं थे, उस पद के गरिमा को नहीं बना पाए, जो पद दिया गया उसके ड्यूटी को वे लोग नहीं निभा पाए। तो इसलिए नेपोलियन के पतन का ये भी कारण बन गया। नेपोलियन खुद कहा था कि जितना लाभ उसने अपने संबंधियों को पहुंचाया था उससे ज़्यादा नुकसान उसके संबंधियों ने उसको पहुंचा दिया। पांचवा कारण देखते हैं हम लोग, महाद्वीपीय व्यवस्था। तो नेपोलियन का सबसे बड़ा दुश्मन था इंग्लैंड। अब इंग्लैंड से वो युद्ध करके जीत नहीं पा रहा था। इंग्लैंड भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, फ्रांस शक्तिशाली बन रहा था या शक्तिशाली बन चुका था यूरोप में, लेकिन युद्ध जब भी होता था तो दोनों में एक डिसिसिव वार नहीं हो पाता था, एक ऐसा वार जिससे डिसीजन निकल पाए कि हाँ इंग्लैंड हार गया है, फ्रांस जीत गया है। तो इस टाइप से कभी हुआ नहीं। तो नेपोलियन एक नया ट्रिक लाया, एक नया चाल चला, महाद्वीपीय व्यवस्था, जिसके तहत उसने सोचा कि अब इकोनॉमिक वार किया जाए, यानी कि ट्रेड वार किया जाए। तो उसने जो है बहुत सारे सैंक्शंस टाइप के लगा दिए, जो अभी अमेरिका और चाइना में जैसे चलता है। तो उस टाइम उसने भी वही किया, सैंक्शन लगा दिया कि कोई देश इनके सामानों को नहीं खरीदेगा वगैरह वगैरह। लेकिन उस टाइम क्या होने लगा, इंग्लैंड का नौसेना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था और फ्रांस का नौसेना बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। इसके अलावा इंग्लैंड का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन था, इंग्लैंड जो चारों तरफ से पानी, समुद्र से घिरा हुआ था, तो उसका व्यापार तो समुद्र के रास्ते चल रहा था। तो नेपोलियन उसके व्यापार को कंट्रोल कर ही नहीं पाया, क्योंकि इसका नेवी कमज़ोर था।
इसका नौसेना कमज़ोर था। तो एक तरह से ये फेलियर का कारण तो बना ही, साथ साथ जब कॉन्टिनेंटल सिस्टम फेलियर हो गया तो उसी समय में जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम लाया था तो इससे जो है सामानों की कमी पड़ने लगी, जो डिमांड था उसका, जो भी सामानों का डिमांड था वो कम पड़ने लगा, पूरा ही नहीं हो पाता था, तो महंगाई बढ़ने लगा। अब जब महंगाई बढ़ने लगा तो जो राष्ट्र नेपोलियन के पहले एक तरह से साथी हुआ करते थे वो अब इससे नाराज हो गए, जैसे पुर्तगाल, स्पेन, रूस। अब जब ये नाराज हो गए, नेपोलियन का बात नहीं मानते थे, तो नेपोलियन को इनसे एक एक करके युद्ध भी करना पड़ा। अब नेपोलियन को जब इनसे युद्ध करना पड़ा तो एक के बाद एक युद्धों में लगातार वो उलझा रह गया और फाइनली जो वाटरलू का युद्ध था वहां तक पहुंच गया, जिस युद्ध के बाद नेपोलियन पूरी तरह से बर्बाद हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया। छठा कारण देखते हैं, इंगेजमेंट इन परपेचुअल वार, यानी कि सतत युद्धों में संलग्नता। नेपोलियन अपना पूरा जिंदगी जो है युद्धों में ही बिता दिया, 40 युद्ध लड़े लगभग उसने, और बहुत सारे युद्धों में वो विजयी भी रहा। लेकिन इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि लगातार युद्धों में रहने से उसका सेना जो है एक तरह से कमज़ोर पड़ गए थे। वे लोग होते ना, हार जाना, थक जाना, तो थक गए थे। इसके अलावा 2-3 अभियान जो उसने किया था, जैसे मॉस्को का अभियान, वो 6 लाख सैनिक लेकर के गया था और 5 लाख सैनिक उसके मारे गए, तो इससे उसके सेना का संख्या घट गया। इसके बाद जो लिप्जिक का युद्ध हुआ था उसमें भी 1 लाख सैनिक, तो ये 5-6 लाख जो सैनिक का नुकसान हुआ उसको, तो उसका भरपाई करने के लिए उसने दूसरे देशों से सेना को मंगवाया, भर्ती करा। अब ये जो सेना आए इसके टीम में, ये उतने ज़्यादा शक्तिशाली, उतने ज़्यादा दृढ़ निश्चयी या उतने ज़्यादा फुर्तीले नहीं थे जो पहले से नेपोलियन के सेना थे, उतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं थे। तो अब नेपोलियन का जो पूरा कमांडिंग था वो होने के बावजूद भी इसका सेना वीक पड़ने लगा, कमज़ोर पड़ने लगा, तो ये भी इसके पतन का एक कारण बना। 7वां कारण देखते हैं, स्पेन का युद्ध। तो 1808 में क्या हुआ, नेपोलियन ने अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को स्पेन का शासक बना दिया। अब जब ये शासक बना तो वहाँ का जनता जो है वो आंदोलित हो उठी, और नेपोलियन जो है स्पेन के जन आंदोलन और गुरिल्ला युद्ध, यानी कि वहाँ के जो लोग थे वो गुरिल्ला वारफेयर का यूज करके नेपोलियन यानी कि जो बोनापार्टे का जो आर्मी था उस पर अटैक करते थे। तो नेपोलियन इसमें उलझा रह गया, उनको रोकने में सफल नहीं हो पाया, और ये लगातार चलते रहा। नेपोलियन का लगभग 3 लाख सेना का इसमें मृत्यु हो जाता है, 3 लाख सेना को मार दिया जाता है, और इस तरीके से एक तरह से तो मिलिट्रली भी कमज़ोर हो गया और इकोनॉमिकली भी इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। 8वां देखते हैं, मॉस्को अभियान। तो ये तो पहले ही जान गए कि 6 लाख सेना लेकर के नेपोलियन मॉस्को को चला था और 5 लाख सेना जो है उसके मारे गए थे। इसके असफलता के कारण नेपोलियन का जो एक छवि था, एक इमेज था कि एक ऐसा शासक जो कभी हारता नहीं है, वो इमेज को बहुत बड़ा धक्का लगा। और ये इस युद्ध के बाद जो है नेपोलियन का कमजोरी जो है, बाकी नेपोलियन लगातार युद्ध किया था तो बहुत सारे शत्रु बन गए थे। अब इस युद्ध के बाद उसके सारे शत्रु एकजुट होने लगे, क्योंकि उनको नेपोलियन का कमजोरी या कमजोर समय उसका ज्ञान हो गया था। उनको लग गया था कि यही मौका होगा नेपोलियन को पूरी तरह से समाप्त करने का। तो ये जो 8 कारण थे, इसकी वजह से जो है नेपोलियन जैसे सम्राट का पतन हो गया था। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही किसी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।